नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग यूपीएससी, यूपी पीसीएस और सभी स्टेट पीसीएस और इसके साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जियोग्राफी का सीरीज चला रहे हैं। तो पहले वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोगों ने भारत के नामकरण और उसके सामान्य परिचय की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का भू आकृतिक विभाजन है। तो भू आकृतिक विभाजन जो है उच्चावच के आधार पर विभाजित किया जाता है, जैसे ऊंचाई और स्लोप के आधार पर। ये जैसे ये कोई माउंटेन हो गया, ठीक है। तो इसका जो ऊंचाई है वो कितना है, ठीक है, और इसका स्लोप कैसा है, यानी ढाल प्रवणता कैसी है, इसके आधार पर जो है किसी भी उच्चावच को हम लोग देखते हैं, टोपोग्राफी को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा प्यारा भारत देश है वो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र जो कि हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, द्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र और भारत का तटीय क्षेत्र, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र और भारत का द्वीपीय क्षेत्र। ये स्थलाकृतियाँ या भूआकृतियाँ भारत में पाई जाती हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हिमालय या उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है उसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है और मुख्यतः किसके आधार पर जो है हम लोग उसको विभाजित करते हैं। तो जो हमारा एशिया क्षेत्र है, एशिया क्षेत्र में पामीर की गांठ जो कि भू आकृतिक गांठ है, ठीक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई हैं और ये विस्तारित है कहाँ तक, अराकान युमा, ये है अराकान युमा पर्वत श्रेणियाँ, और यहाँ पर जो है हमारा आर्मेनियाई घाट। ये जो है यही मिला करके पर्वतीय क्षेत्र बनाता है, एशिया का पर्वतीय क्षेत्र बनाता है। इसी में हमारा भारत भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा ये जो भाग है हमारा ये हिमालय का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। कौन सा है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ये है हमारा अराकान योमा, हम लोगों ने इसकी पहले चर्चा कर ली। ये है हमारा कुनलुन सान, ठीक है। ये है हमारा खिनगिन सान पर्वत, ठीक है, और ये है हमारा तेन सान। ये है हमारा हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। ये है सुलेमान पहाड़ियाँ। ये है हमारा किरथर पहाड़ियाँ। ये है जोग्रास की पहाड़ियाँ और ये है टारस की पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो हमारा पामीर की गांठ है यहाँ से मुख्यतः मतलब बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई हैं, ठीक है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र जो हमारा यहाँ का आता है, ये जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, ये हिमालय का क्षेत्र जो है यानी भारत का उत्तर का भाग जो है वो हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आता है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके आगे क्या देखेंगे हम लोग, अभी सबके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल चर्चा होगी। आप लोग जो है धैर्य बनाए रखिए,
और वीडियो को देखते रहिए। और ये जो हमारा है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है। और इसके बाद जो है हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमारा एरिया है, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र। ठीक है। इसी में जब हम लोग इधर देखें तो ये हमारा भारत का तटीय क्षेत्र है ना। फिर ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, मैं किससे लाल से कर देता हूँ, ये जो है ये पार्ट हमारा भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है। और इसके अलावा कौन सा क्षेत्र बचता है हमारा? ये द्वीपीय क्षेत्र। ये हमारा द्वीपीय क्षेत्र भी है। तो इतनी सारी विविधताएं हैं उच्चावच की दृष्टि से, भारत में इतनी सारी विविधताएं हैं। तो कौन कौन सी हैं? ये है हमारा उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, ये हमारा मैदानी क्षेत्र, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र, और ये वाला जो रीजन है ये भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये वाला, और ये जो है तटीय क्षेत्र है। ठीक है। ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। सुविधा की दृष्टि से जो यहाँ पर कोडिंग किया गया है, ये जैसे टी, के, एच, के एच, इनको जो है सुविधा की दृष्टि से आपके लिए यहाँ पर नाम लिख दिया गया है। तो आप उस कोडिंग को देख सकते हैं। जैसे यच से हो गया हमारा हिमालय, हिमालय। ठीक है। यच से हो गया हमारा हिमालय, अराकान योमा, कुनलुन-सान, खिनगिन-सान, तेन-सान, हिंदुकुश। आप इसे मैप में ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो सके। सुलेमान पर्वत, किर्थर पर्वत, जोग्रास पर्वत और टारस पर्वत। ठीक है। ये सब हम लोगों ने देख लिया उच्चावच के आधार पर कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं भारत में। अब आइए हम उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। अब देखिए, उच्चावच एवं अवस्थिति संबंधी विशेषताओं के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। जब हम नॉर्थ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो हमें जो स्थिति मिलती है वो क्या मिलता है? सबसे पहले हमें मिलता है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद बृहद हिमालय या इसी को आंतरिक हिमालय बोलते हैं। उसके बाद फिर मिलता है लघु हिमालय या मध्यम हिमालय या हिमाचल हिमालय। फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय, और कहीं दूर जा कर के ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार मिलता है। तो ये हिमालय का पार्ट नहीं है, मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ। ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार ये हिमालय का पार्ट नहीं है। अब चलिए, इसमें जो है ये सब जो लिखा है ITSZ, MCT, MBF और HFF, इसको छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए, अभी इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ आइए। सबसे पहले क्या है, वेगनर महोदय
के बारे में आप लोग जानते होंगे। वेगनर महोदय एक पर्यावरणविद थे, ठीक है, और 1912 में उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। और वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के तहत ये दिया था कि ये जो हमारा पृथ्वी है, ये सबसे पहले क्या था, एक विशाल महासागर के रूप में पैंथलासा नाम से जाना जाता था, और इसके बीच में अवस्थित था पैंजिया। ये जो पार्ट है हमारा, ये पैंजिया पार्ट है, ठीक है। तो ये बीच में अवस्थित था पैंजिया। इसके दो भाग थे, लारेंसिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है। बीच में था टेथिस सागर। तो ये हमारा टेथिस सागर बीच में था, जो कि उथला और छिछला सागर था, ठीक है। तो ये वेगनर महोदय ने जो कहा उस समय अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया कि ये सारे महाद्वीप जो वर्तमान में जो भी महाद्वीप हैं, ये सब एक ही भूभाग के पार्ट थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया था, जो कि बृहद महाद्वीप के रूप में जाना जाता था, ठीक है। उत्तर का भाग जो है लारेंसिया और नीचे का भाग, दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाता था। और जो हमारा प्यारा भारत देश है वो गोंडवाना लैंड के ही भाग से टूट करके अलग हुआ। आप लोगों को पता होगा कि जो गोंडवाना लैंड है, इसी से जो है साउथ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जो है गोंडवाना लैंड के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो प्रारंभ में क्या था कि ये जो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप के साथ ही ये हमारा भारत जो है जुड़ा हुआ था। फिर इसमें विस्थापन हुआ और ये यूरेशियन प्लेट से जा कर के धीरे धीरे टकराया, ठीक है। ये आगे की ओर बढ़ता गया, और जब टकराया तो इसके टक्कर के परिणाम स्वरूप संपीड़न बल की उत्पत्ति हुई, और जो है हमारा आज का जो भारत है और हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, उसका विकास हुआ। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा संपीड़न बल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है कि दो फोर्स हैं, समझ लीजिए। एक फोर्स ये है F1 और एक फोर्स ये है F2। इन दोनों में जब टक्कर होगी तो क्या होगा, दबाव महसूस होगा, और दबाव महसूस होगा तो वलन की प्रक्रिया होगी, और जब वलन की प्रक्रिया होगी तो उससे वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का विकास होगा। आप लोगों ने देखा होगा घर में मम्मी जो है आटा गूंथ के रखी रहती हैं, आटा गूंथ करके ऐसे लंबा सा लोई बना करके रख देती हैं, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, ट्राई कीजिएगा, इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से फोर्स लगाइएगा, तो कुछ समय बाद देखेंगे कि क्या होगा कि इसमें फोल्ड उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो यही संपीड़न बल है, यानी कंप्रेस करना, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को संपीड़ित करते हैं तो क्या होता है, उसमें वलन की प्रक्रिया होती है, तो यानी मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो ऊपर का भाग है, ये जो ऊपर का भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपनति, एंटीक्लाइन, और ये जो नीचे का भाग है इसको कहते हैं अभिनति, सनक्लाइन, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा यूरेशियन प्लेट था,
यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, ये दोनों जो है इन दोनों की टक्कर हुई। बीच में तक था क्या, टेथिस सागर प्लेट। बीच में था टेथिस सागर। अब क्या हुआ कि इन दोनों में जब टक्कर होती है, ये एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो सबसे पहले क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट और टेथिस सागर प्लेट का जब टक्कर हुआ, यानी अभिसरण हुआ, अभिसरण के बाद टक्कर हुआ और टक्कर के परिणाम स्वरूप भी संपीड़न बल की उत्पत्ति हुई और इसके द्वारा वलन की प्रक्रिया हुई और वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मोड़दार या वलित पर्वत का विकास हुआ, जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी बनी हिमालय में, वो ट्रांस हिमालय के रूप में बनी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पर ये जो है हमारा यूरेशियन प्लेट है, ये हमारा यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, और ये हमारा भारतीय प्लेट है। इन दोनों का जब आपस में टक्कर हुआ तो यहाँ पर वलन की प्रक्रिया हुई और इस वलन की प्रक्रिया से ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जब आगे और वलन की प्रक्रिया हुई, यानी कंप्रेसिव फोर्स और लगा, संपीड़न बल और उत्पन्न हुआ, तो क्या हुआ, ये जो टेथिस सागर का प्लेट है, ये टेथिस सागर का प्लेट, ये टेथिस सागर का प्लेट क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट के अंदर छेपित होने लगा। ठीक है, और ये दोनों प्लेटें और पास पास आते गई और अंत में यहाँ पर एक गर्तनुमा संरचना बना। ठीक है, इसी को हम लोग ITCZ कहते हैं। मतलब बाद में जो है अवसाद भर गए तो इसी को हम लोगों ने नाम दिया ITCZ। तो प्रारंभ में यहाँ गर्तनुमा संरचना बना था। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टक्कर हुई। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ये दोनों प्लेट आपस में टक्कर करने जा रही हैं। जैसे ये हमारा टेथिस सागर का प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो गया, तो अब जो है इसका भारतीय प्लेट का अग्रभाग, ये भाग, और यूरेशियन प्लेट का ये वाला भाग, ये दोनों आपस में टक्कर खाएंगे। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के मध्य क्या है, अभिसरण व टक्कर से पुनः संपीड़न बल की उत्पत्ति हुई और इस संपीड़न बल की उत्पत्ति से वलन की प्रक्रिया भी हुई और इससे मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ और इसके परिणाम स्वरूप जो है हमारा हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये देखिए, जो है ये ट्रांस हिमालय हमारा पहले से बना हुआ था, ये ट्रांस हिमालय हमारा पहले से बना हुआ था। जब ये टेथिस सागर का प्लेट अंदर छेपित हुई यूरेशियन प्लेट के, इस यूरेशियन प्लेट के, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, यूरेशियन प्लेट के, ठीक है, और ये भारतीय प्लेट। ठीक है, और ये टेथिस सागर प्लेट। ठीक, तो यहाँ पर जब टेथिस सागर का प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के अंदर छेपित हुई, एक्चुअल में इसको जाना तो चाहिए था इस डायरेक्शन में, पर ये इस डायरेक्शन में न जा करके इसके अंदर छेपित हुई और ये जो हमारा यूरेशियन प्लेट है और भारतीय प्लेट का जो सीमांत बाउंड्री है, ये आपस में कन्वर्ज हुए, यानी इसका अभिसरण हुआ। जब अभिसरण हुआ तो ये बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, ये बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद
और संपीड़न बल लगा। तो संपीड़न बल लगने के क्रम में जब और अधिक संपीड़न बल लगता गया तो उसके बाद लघु हिमालय या मध्यम हिमालय का निर्माण हुआ और फिर शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो विकास क्रम में यानी कि सबसे पुराना तो हमारा ये है ट्रांस हिमालय, बट जो हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें सबसे पुराना क्या है, कौन सा पर्वत है, बृहद हिमालय। फिर उसके बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ये वाला पार्ट बना। फिर लास्ट में शिवालिक हिमालय बना। ठीक है। अब देखिए इसी में जो है, जब हमारी ये जो प्लेट छेपित हुई, ये टेथिस सागर वाली प्लेट छेपित हुई, तो क्या हुआ कि इस यूरेशियन प्लेट को ये यहाँ पर जा कर के उठा दी। और जब ये उठा देती है तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा तिब्बत का पठार निर्मित होता है। यानी कि ये जो प्लेट आई यहाँ पर, ये आगे बढ़ते गई, ये वाली प्लेट आगे बढ़ते गई। तो आगे बढ़ने के क्रम में क्या हुआ कि यहाँ पर वलन की प्रक्रिया तो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है, पर यहाँ पर भी वलन हुआ, और वलन हुआ तो ये भाग हमारा उठ गया। अब देखिए क्या है कि ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, यहाँ मैं नाम लिखना भूल गया, ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये है बृहद हिमालय, ये है लघु हिमालय, और ये है शिवालिक हिमालय। और ये है उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिए कि ये हमारा ट्रांस हिमालय है, ये वाला भाग ट्रांस हिमालय, ये वाला भाग बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, प्रश्न आ जाए कि हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे पुराना जो है पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो बृहद हिमालय टिक लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से हमने जो है यहाँ पर इस पूरे लेक्चर का PDF फॉर्म में भी नोट्स बना करके लगा दिया है, और ये कोशिश की है कि आप लोग इसे पढ़ करके अपना नोट्स बनाएंगे, और आपका नोट्स जब परफेक्ट रहेगा तो उसको आप रिवाइज करेंगे 1-2 बार, और इसको पढ़ करके आराम से आप समझ सकेंगे। ठीक है। अब चलिए, हम लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पर छोड़ा था। क्या छोड़ा था? जो हमारा ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, और प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। इसके मध्य कुछ जो है थ्रस्ट बनते हैं, फॉल्ट बनते हैं। यानी कि जब वलन की प्रक्रिया होती है तो क्या हुआ कि यहाँ पर एंटीक्लाइन और यहाँ पर सनक्लाइन बना। तो उस दौरान क्या है कि कौन कौन से
जोन बने, कौन कौन से थ्रस्ट बने, कौन कौन से फॉल्ट बने, वो देखते हैं। ट्रांस हिमालय में जो है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच जो हम लोगों ने देखा था अभी इसके पहले वीडियो में, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच जो है ITSZ का निर्माण होता है, यानी इंडस सांगपो सचर जोन। ये क्या है? ये जो है सिंधु एवं सांगपो नदियों का अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, इसका निर्माण वलन की प्रक्रिया से नहीं हुआ है, बल्कि क्या है कि यहाँ पर सिंधु और सांगपो नदियों का के द्वारा जो अवसाद है उनके एकत्रीकरण के द्वारा जो है यहाँ पर जो जोन बना है उसे हम बोल देते हैं इंडस सांगपो सचर जोन। यहाँ पर आप लोगों ने देखा था ना, गार्ज बना हुआ था। सॉरी, आज थोड़ा हैंग कर रहा है। ये जो हमारा गर्तनुमा संरचना बना हुआ है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर सिंधु नदी, ठीक है, और सांगपो नदी, इन दोनों के द्वारा अवसाद जमा किया गया। और जब अवसाद जमा किया गया तो इसी को हम लोगों ने नाम दिया इंडस सांगपो सचर जोन। यानी कि जो है हमारा इंडस मतलब सिंधु और सांगपो, इन दोनों के नदियों के द्वारा जो अवसाद जमा हुए उसे हम लोगों ने नाम दिया इंडस सांगपो सचर जोन। और ये किसे किसे अलग करता है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इन दोनों को आपस में अलग करता है। अब देखिए, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, इन दोनों के बीच क्या है? MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, यहाँ पर झेलम नदी का अपवाह क्षेत्र है, और इस झेलम नदी के अपवाह क्षेत्र में क्या होता है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के वेरीनाग क्षेत्र में शेषनाग झील है। ठीक है, और इससे निकलती है झेलम नदी, और इसके द्वारा जो अवसाद का जमाव होता है इसी को जम्मू कश्मीर में करेवा मिट्टी बोलते हैं। तो जमाव को बोलते हैं करेवा मिट्टी, करेवा। और ये जो है केसर की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर केसर की खेती बहुतायत में होती है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के वेरीनाग में शेषनाग झील से जो झेलम नदी निकलती है, इसमें से जो अवसाद जो जमा होता है वो झेलम नदी द्वारा जो है वो क्या कहलाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आज तो बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है भाई। उसे हम लोग बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, अब देखिए, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट है। इसे हम लोग बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट ये कैसा फॉल्ट है? ये संरचनात्मक घाटी है। इसके द्वारा जो है फॉल्ट का मतलब क्या है? इन दोनों को अलग करती है, और इसमें भी जो है जो संरचना बनती है, पूर्वी भाग को हम लोग द्वार के नाम से जानते हैं और पश्चिमी भाग को दून के नाम से जानते हैं। पूर्वी भाग को किस नाम से जानते हैं? द्वार के नाम से। पश्चिमी भाग को दून के नाम से। जैसे पूर्वी भाग में आप लोगों ने सुना होगा नाम हरिद्वार, पश्चिमी भाग में आप लोगों ने नाम सुना होगा दून। ठीक है, अब देखिए, शिवालिक हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इन दोनों के मध्य क्या है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था कि लास्ट में इस तरीके से बना हुआ था,
जो फॉल्ट बचा हुआ था, और इसमें नदियों द्वारा, सदावाहिनी नदियों द्वारा अवसाद इकट्ठा किया गया था, और वो ये उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र बना था। उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र बना था। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, तो हिमालय का गिरिपदीय मैदान है ये। ठीक है, जिसे हम लोग उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। तो ये सब हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देख लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ट्रांस हिमालय को देखेंगे। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, और उसकी कौन कौन सी पर्वत हैं, मुख्य पर्वत कौन कौन सी हैं, ये सब देखेंगे। उसके आगे बृहद हिमालय, ये सब देखेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए जो है लिखित रूप में जो है ये नोट्स अवेलेबल कराया गया है। आप लोग वीडियो को 1-2 बार देखिए आराम से। उसके बाद ये नोट्स है, इस नोट्स को अपने कॉपी में बनाइए। चूँकि किताबों के पढ़ने से ही मात्र सब कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप जो है एक कंपाइल रूप में, एक व्यवस्थित रूप में चीज़ों को अरेंज नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके लिए मोटी मोटी किताबें व्यर्थ हैं। ठीक है, तो आपके सुविधा के लिए ये जो है नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसे देखिएगा ज़रूर, और इसे अपने कॉपी में उतारिएगा। ठीक है, और इसे 2-4 बार जब रिवाइज करेंगे तो आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो हमारा ये प्रयास है कि जो भी छात्र हैं जो तैयारी करने के उद्देश्य से सिविल सेवा में या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं, वो आराम से घर बैठे इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, और आप लोगों से यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा, और इसमें हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं, क्या क्या और बेहतर किया जा सकता है, ताकि आने वाले समय में आप लोग और इसका लाभ ले सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।